फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। कल की प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, जिसमें हमारा था बीएमसी। आज हम करेंगे आरसीसी के जो लेटेस्ट आपके एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के पैटर्न चल रहे हैं, उनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखते हैं। तो मैं उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, तो उसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी है और कुछ आपके ऐसे भी क्वेश्चन हैं। तो क्लास नंबर 1 में हमने बीएमसी के बारे में बात किया था। आज हम आरसीसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि स्लेब से संबंधित है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है, ठीक है, आराम से। क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर स्लेब which are supported only on two opposite side by unyielding support and are uniformly loaded along the direction parallel to the support are one way slab। मतलब वन वे स्लैब के बारे में बात की गई है कि वन वे स्लैब एक ऐसा स्लैब होता है जो दो अपोजिट साइडों के अंदर आपका सपोर्टेड होता है और उसके अंदर अनयील्डिंग होता है, मतलब यील्डिंग उसके अंदर नहीं होती है और यूनिफॉर्मली उसके ऊपर लोड आता है एलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द सपोर्ट। जो सपोर्ट आपके डायरेक्शन के पैरेलल होता है। तो ये सारी बातें क्या वन वे स्लैब में होती हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है। अगर आप वन वे स्लैब के बारे में पढ़े होगे तो आप इसको बता पाओगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका जवाब आपको चाहिए, ये आपका कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप इन एडिशन टू बेंडिंग मूवमेंट। मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप होता है, मतलब बेंडिंग मूवमेंट के अलावा ट्विस्टिंग मूवमेंट का भी एडिशन डेवलपमेंट होता है इन द केस ऑफ टू वे स्लैब एक्सेप्ट व्हेन द एलिमेंट इज ओरिएंटेड अलोंग द प्रिंसिपल कर्वेचर। ये बात कह रही है कि टू वे स्लैब के अंदर ट्विस्टिंग मूवमेंट भी डेवलप्ड होता है। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं वो ऐसे आते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा गलत होगा, पहला गलत दूसरा सही, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो भी स्टेटमेंट कहा जा रहा है हमारा वो सही है या गलत है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को दे पाओगे। या आप कब दे पाओगे, जब आपको टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्लेब वन वे स्लेब क्या कहता है, टू वे स्लेब क्या कहता है। पहलो यहाँ पे देखो, वन वे रेक्टेंगुलर स्लेब व्हिच आर सपोर्टेड ओनली ऑन टू अपोजिट साइड बाय अनयील्डिंग सपोर्ट एंड आर यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द सपोर्ट आर वन वे स्लेब। वन वे स्लेब के बारे में, और एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, 2 होती है। तो ये सेम लाइन हूबहू यहाँ पे लिख रखी है और यही बातें वन वे स्लैब के बारे में कही जाती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। और भी कुछ जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछता है एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। इन वन वे स्लैब द लोड इज कैरिड इन वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग बीम। मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग द शॉर्टर स्पेन। जो मेन कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि द मेन रीइंफोर्समेंट होता है किसके अलोंग प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके शॉर्टर स्पेन के अलोंग प्रोवाइड किया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंगर स्पेन। मैक्सिमम मूवमेंट इन द स्लैब इज अलोंग द शॉर्टर स्पेन। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये आपकी एल एक्स है, आपकी एल वाई है। तो इस एल वाई के अलोंग ही आपको अपना जो मेन इन्फोर्समेंट होगा वो डालना होगा, और इसी के अबाउट आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी होता है। तो वन वे स्लैब के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो वन वे स्लैब के बारे में आपको ये बातें ध्यान होनी चाहिए। आपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए कि वन वे स्लैब से क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन सकते हैं। अब यही सारे स्टेटमेंट जो आपके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अब देखो वन वे स्लैब का हो गया, अब टू वे स्लैब में देखते हैं। टू वे स्लैब में कह रहा है द टू वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय द बीम ऑल फोर साइड। मतलब जो भी आपका टू वे स्लैब होगा ऐसे होगा, तो वो चारों साइडों में, मतलब चारों साइडों से क्या होगा, सपोर्टेड होगा। तो ये बातें हैं ऑल फोर साइड। स्पेन रेशियो क्या होगा, लेस देन 2 होगा। टू वे स्लैब इज बेंड इन बोथ स्पेनिंग। मतलब अगर आपसे कहें कि बेंडिंग कैसे हो टू वे स्लैब में, तो ऐसे कुछ होती है। मतलब बेंडिंग इस तरीके से होती है टू वे स्लैब की, इस साइड से भी हो रही है, इस साइड से भी हो रही है। तो मतलब दोनों साइडों से आपकी बेंडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इन टू वे स्लैब द लोड इज कैरियड इन बोथ डायरेक्शन, और लोड भी दोनों डायरेक्शन में आता है। इन टू वे स्लैब बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट आर जनरेटेड। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप इन एडिशन टू बेंडिंग मूवमेंट इन द केस ऑफ टू वे स्लैब। टू वे स्लैब के अंदर क्या ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आती है। तो अगर आपको ये बातें पता होंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे।
इसलिए आगे ठीक है और बातें पढ़ लेते हैं। टॉर्जन रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर इन टू वे स्लैब। जो टॉर्जन रीइंफोर्समेंट होता है टू वे स्लैब के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, विच इज सपोर्टेड ऑन बोथ एज मीटिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। इन इट सेल कंसिस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट ईच विथ लेयर ऑफ बार placed parallel to the side of the slab and extending from the edge a minimum distance on the fifth of short span. Torsional, torsional reinforcement need not be provided at any corner where both edges are continuous. जैसे कि मान लो ये आपका स्लेब होता है, ठीक है, स्लेब का ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में क्या है, जब बोथ एज अगर कंटिन्यूस होते हैं तो यहाँ पे नो एनी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड, यहाँ पे आपका टॉर्जन प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, पर इस वाले एज पर यहाँ पे आपका जो होगा कोई भी टॉर्जन रीइंफोर्समेंट आपका नहीं डाला जाएगा। तो यही कह रहा है कि टॉर्जन रीइंफोर्समेंट नॉट प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर वेयर बोथ एज आर कंटिन्यूस, जहाँ पे दोनों एज आपके कंटिन्यूस होते हैं वहाँ पे आपको नहीं प्रोवाइड करना है। टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट 50% ऑफ 3/4 of the area required for maximum mid-span movement in the slab shall be provided at corner content by edge over only one of which of the slab is continuous, ठीक है। 3/4 मतलब 3/4, तो 0.75 AST जितना होगा उतना हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके नोट्स में होने चाहिए और ये हो बहु समझ लीजिए वन वे स्लैब और टू वे स्लैब की बातें यहाँ पे आ गई। अब इसके हाफ पे अगर आपको हो पता, अब वो समय चला गया कि जब आपसे क्वेश्चन पूछता था कि 0.15% AST, 0.12% AST। अब कभी कभी मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, वो अलग बात है, पर अब आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि अब या फिर स्पेन बाय डेप्थ रेशियो को पूछ लिया तो अच्छी बात है, 35 होता है, 40 होता है, मतलब ये सब अब छोटे चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बनने लगे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ो। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी कौन कौन चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं? क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन, क्रैकिंग ओनली, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन। इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हम लोग जो अपने बीम वगैरह में कोलेप्स को पढ़ते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स पढ़ते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो है मैक्सिमम कंप्रेशन वाली वैल्यू जो होती है वो आपकी लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में नहीं आती। पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन के अंदर क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन, ये सारी वैल्यू तीनों वैल्यू आपकी किस में आती है? सर्विसिबिलिटी कंडीशन में आती हैं। अब यहाँ पढ़ लेते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट शुड सेटिस्फाई क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन आल्सो, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। क्रैक विथ एंड डिफ्लेक्शन शुड नॉट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट एंड द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स आल्सो शुड नॉट एक्सीड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये आपके IS कोड इतनी वैल्यू सारी लिख रखी हैं। कवर अगर हम बात करते हैं कि जो भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है वो आपका होता है एक पोस्ट टेंशनिंग, होता है प्री टेंशनिंग। तो इसके अंदर जो कवर होता है, कवर क्राइटेरिया जो होता है वो पोस्ट टेंशन 30 mm, प्री टेंशन का 20 mm। एज पर IS कोड 1342/2012 द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी डील विद डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन, वाइल जबकि एज पर IS कोड 4/2000 लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी डील डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। सिंस द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट वी विल गो। देखो ये बातें जो मैं आपको बता रहा था यही आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि भैया लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर तो आपका डिफ्लेक्शन क्रैकिंग ठीक बात है, पर मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं आता। पर IS कोड 1342/2012 के अंदर उठा के देखोगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर उठा के देखोगे तो उसके अंदर जो मैक्सिमम कंप्रेशन होता है वो भी आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है। तो एज पर IS कोड 1342/2012 जो आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डील विद डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड मैक्सिमम कंप्रेशन को, जबकि आज पर IS कोड 4/2000 में आपका क्या होता है, उसके अंदर आपका जो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप गलत हो सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है डिजाइन शेयर स्ट्रेस इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। जो डिजाइन शेयर स्ट्रेस होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आपको पता है कि जो हमारी सीमेंट कंक्रीट होती है, सीमेंट जो हमारी कंक्रीट होती है, ठीक है, तो उसके अंदर शेयर अगर डेवलप हो जाता है
तो उस वो कुछ हद तक शेयर को तो डेवलप, जो शेयर डेवलप्ड हुआ है उसको वो बियर कर सकता है। पर अगर मैक्सिमम शेयर आएगा तो उसके लिए हमको स्ट्रिप्स वगैरह को लगाना पड़ता है। तो वही जो डिजाइन शेयर स्ट्रेस है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात वो डिपेंड करती है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब कि FCK पे डिपेंड करती है, और परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील, मतलब कि AST डिपेंड करती है। आपने जो चार्ट देखा होगा टाउ सी का, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, AST का परसेंटेज देखते हैं और ग्रेड देखते हैं M20 है कि कौन सा ग्रेड है, तो वो उन दोनों बातों पर निर्भर करती है। तो बोथ A एंड B आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, आपने टाउ सी वाला का आपने देखा होगा, आपने टाउ सी जब अभी तो अब तो ऑब्जेक्टिव भी आपका, मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, नहीं अदरवाइज जब हमारा मेंस होता था तो मेंस में क्या होता था कि वहाँ पे जब आप स्लैब का डिज़ाइन करते थे ये वैल्यू आती थी टाउ सी, या आप बीम का डिज़ाइन करते थे वहाँ पे आता शेयर के डिज़ाइन में टाउ सी आता था। तो कभी भी टाउ सी इंटू बी इंटू डी आपने निकाला था कि कितना ऐसा चीज़ लोड है जो शेयर, कितना ऐसा शेयर लोड है जो कि सीमेंट कंक्रीट हमारा वियर कर रही है। तो उसको हम लोग क्या करते थे, जो भी हमको करना होता था फिर उसमें से हम लोग क्या करते थे, घटा देते थे। ऐसे करते थे कि VUS जो होगा वो V माइनस टाउ सी इंटू B2 होगा, ये VUS होगा। इस तरीके से हम लोग करते थे, नहीं करते थे, करते थे। उसके बाद ही हम लोग जो यहाँ पे निकल के आता वो हमारा होता था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो टाउ सी है वो आपकी FCK पे और आपकी PT% पे डिपेंड करती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है डिजाइन शेयर स्ट्रेस रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट वेयर एज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ टाउ सी मैक्स रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट ओनली। एक होता है टाउ सी मैक्स, टाउ सी जो मैक्स होता है वो डिपेंड करता है किस पर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ओनली डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ सी के बारे में पूछा है, ना कि टाउ सी मैक्स के बारे में पूछा है। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ होती है वो केवल आपके सीमेंट कंक्रीट ग्रेड पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन आपका है इन स्लैब द पिच ऑफ द मेन रीइंफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ। इन स्लैब द पिच ऑफ द मेन रीइंफोर्समेंट, जो मेन रीइंफोर्समेंट का जो स्पेसिंग होती है, तो आपको पता है स्पेसिंग कितनी होती है, 3D अथवा 300 mm विच इज मिनिमम, ये आपकी स्पेसिंग रखी जाती है। तो 3D आपका है तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। पिच मतलब आप ये समझिए कि पिच ये तो हम लोग कॉलम में यूज करते हैं, पिच वगैरह स्पाइरल कॉलम में यूज करते हैं, पर जो हमारी स्पेसिंग सा है, इस पिच का मतलब इतना समझो कि स्पेसिंग की बात हो रही है, कि मतलब जो भी मेन इन्फोर्समेंट होगा उसके बीच की स्पेसिंग कितनी रखी जाएगी वो उसके बारे में बात हो रही है। तो 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ आप स्लिप एंड 3, इसमें जो आपका मिनिमम होगा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी बातें जो आपको बता रहा था अभी पिछली कक्षा में क्लास में, कि इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील हम लोग जो रीइंफोर्समेंट मिनिमम होगा वो 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया BD के होगा। इन द केस ऑफ HOSD बार, मतलब अगर आप FE 250 यूज़ कर रहे हो तो 0.15% लगाओगे, अगर FE 415 या FE अगर 500 यूज कर रहे हो तो आपको 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रीइंफोर्सिंग बार सेल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब, मतलब मैक्सिमम जो डायमीटर होगा वो कभी भी आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए, नेवर ग्रेटर देन 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ स्लैब, से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये बातें आपको इतनी ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा इजी भी आता है, थोड़ा स्टेटमेंट वाला भी आता है, सब तरीके से आता है, तो आपको हर एक तरीके से भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। अगला सवाल है इन द डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम मेन स्टील इन्फोर्समेंट, आपकी जो कैंटिलीवर बीम होती है आपको पता है इस तरीके से होता है, लोड कहाँ से आता है, ऊपर से आता है, ये कुछ इस तरीके से आपकी डिफ्लेक्ट होती है, कंप्रेशन या टेंशन। ठीक है, तो कंप्रेशन में नहीं तो कंप्रेशन में तो आपको ये मजबूत है ही है, तो हमारी जो वीक होती है टेंशन वीक होती है, हम लोग रेइनफोर्समेंट को कहाँ डालेंगे, अपने टेंशन साइड में, ये हमारा क्या है, रेइनफोर्समेंट है। ठीक है, इस साइड में अगर हम बात कहें तो ये हमारी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस गई। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर ही टॉप पे डालेंगे, मतलब कहाँ डालेंगे, टेंशन साइड में डालेंगे ना, टेंशन साइड में डालेंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे। कभी कभी पूछता है कि किस फेस पे डालेंगे, टेंशन फेस पे, कभी कभी टॉप दिया रहता है, कभी कभी बॉटम दिया रहता है। तो अमूमन हम लोग कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि हमको पता है
कि हमारी जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड जो हमारी बीम होती है, यहाँ पे लोड आता है तो ये इस जो बीम का डिफ्लेक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब इस केस में हमारी न्यूट्रल एक्सिस तो ये हो जाती है और ये हमारा कंप्रेशन, ये हमारा टेंशन। तो हम लोग अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भैया कि हमारा जो मेन रीइंफोर्समेंट होगा वो कहाँ पड़ेगा, तो आप लोग कहते हो भैया कि यहाँ पर पड़ेगा मेन रीइंफोर्समेंट, इस तरीके से। तो ये मेन रीइंफोर्समेंट जब यहाँ पड़ेगा तो इसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? बॉटम में हमारा रीइंफोर्समेंट यहाँ पे पड़ रहा है। पर कैंटिलीवर में क्या होता है कि जो टेंशन साइड होता है, एक प्रकार समझ लेना कि जो भी रीइंफोर्समेंट डाला जाता है वो हमारा जो हमारा टेंशन फेस होता है उस टेंशन फेस के वहाँ पे हमारा रीइंफोर्समेंट पड़ता है। पर जो कैंटिलीवर बीम होती है वहाँ पे टेंशन फेस जो है उसके अप साइड में होता है। टेंशन फेस में मतलब कैंटिलीवर केस में क्या होता है, टेंशन फेस जो होता है वो टॉप सरफेस पे होता है और हम लोग टेंशन साइड में रीइंफोर्समेंट डालते हैं तो यहाँ पर हमारा रीइंफोर्समेंट पड़ जाएगा ऐसे। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है और कन्फ्यूज लोग हो जाते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस टू व्हिच स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड इज नोन एज, जो भी आपका परमिसिबल स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो व्हिच स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू इज नोन एज, जो भी आपका परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो आपका कैसा होता है, वर्किंग स्ट्रेस होता है, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस। टू व्हिच स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड इज नोन एज, देखो जैसे कि हमारी बीम होती है इसके ऊपर जो भी लोड आता है, जो भी डिजाइन किया जाता है वो हमारा जो होता है वर्किंग स्ट्रेस के रूप में उसके ऊपर डिजाइन किया जाता है। व्हेन ड्यूरिंग ए कंक्रीट, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसेस व्हाट हैपन्स टू इट्स फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो व्हेन ग्रेड आर कंक्रीट इज इंक्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसेस की बात हो रही है। क्या होता है जब हम लोग फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करते हैं, फ्री वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करते हैं व्हेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, अगर हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करता है, व्हेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर हमारा इंक्रीज करता है तो क्या होता है, जब भी हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करता है तो आप लोग देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें M20, M25, M30 या फिर M35 या फिर आपका M40 जिसे ग्रेड होता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होती है, 0.66, 0.55, 0.45, 0.45, 0.40। तो ये डाटा के बारे में साथ देख लीजिएगा, ये डाटा होता है। तो बस यहाँ पे बस आपको ये समझना है, डेटा से उतना ज़्यादा नहीं याद रखना, पर डेटा से आप ये समझ लीजिए कि कंक्रीट में डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर व्हाट हैपन्स क्या होता है, फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होता है व्हेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज। तो आप देखोगे जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका इंक्रीज करता है तो ये वैल्यू क्या होती है, घटती है कि नहीं घटती है, घट रही है, पहले 0.66, 0.45, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिक्रीज। If the size of specimen used to test the compressive strength of concrete, if the size of specimen is used to test the compressive strength of concrete is decreased, then the compressive strength of concrete will. If the size of specimen used to test the compressive strength of concrete, अगर हम लोग कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करने के लिए जो भी हम अपना स्पेसिमेन बना रहे हैं, अगर उसके साइज को हम लोग क्या करें, इंक्रीज करते जाएं, इज डिक्रीज, मतलब कहना ना कि हाँ साइज को हम लोग डिक्रीज करते जाएं, अगर साइज को हम लोग डिक्रीज करेंगे, करा ना, इफ द साइज ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड टू टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज, देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल। होता क्या है, कंप्रेशन कन्फाइनमेंट होता है। जैसे कि अगर आप बात करें, ये आपका सिलेंडर टेस्ट, ये आपका सिलेंडर है, एक आपका क्यूब है, ठीक है, क्यूब की साइज़ है आपकी और एक ये है, तो आपको तो ये पता है क्यूब की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पर इसमें भी अगर आप देखोगे, अगर हम लोग साइज़ के हिसाब से बात करेंगे, एक हमारा सिलेंडर का साइज है, एक हमारा सिलेंडर का साइज है, ठीक है, ऐसे, तो जितना साइज छोटा होगा उसमें क्रैक विड्थ कम होगी, क्या होगी,
जो क्रैक विड्थ होती है वो कम होगी। उतना साइज बड़ा होगा उसमें क्रैक विड्थ का मान बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे क्रैक विड्थ बढ़ेगी हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे कह रहा है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो डिक्रीज कर रही है। तो मतलब जो साइज है आपका डिक्रीज कर रहा है, तो आपकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, स्ट्रेंथ आपकी क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रेंथ। मतलब साइज आप स्पेसमैन जितना बड़ा होगा उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। एक चीज़ और स्टेटमेंट में आता है, आईएस कोड में भी लिखा है कि अगर आप 450 mm तक के साइज तक ही इसका प्रभाव पड़ता है, मतलब 450 mm तक के साइज तक ही इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, तो एक भी स्टेटमेंट कहीं कहीं आपको पूछ लिया जाता है कि कितने साइज स्पेसमैन तक स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो 450 mm ये कुछ डेटा है, इसको भी आपको ध्यान रखना अपने दिमाग में। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा रखा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ स्पेसमैन। मतलब साइज ऑफ स्पेसमैन अगर बढ़ेगा तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घटेगी, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी तो साइज ऑफ स्पेसमैन आपका घटेगा। ठीक है, दिस हैपन्स मेनली बिकॉज ऑफ द स्लैंडरनेस रेशियो। एज स्पेसमैन हाइट इंक्रीज इट में बकल बिफोर क्रशिंग व्हिच इन टर्न रिड्यूस द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन लैब टेस्ट। ठीक, slender so less compressive strength as compared to Q the same volume. We take 0.67 FCK as compressive strength in member and then apply partial factor of safety 1.5 and as price को इतना। आगे बात करते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया तो आराम से पढ़ो। स्टेटमेंट पहला कह रहा है द फेलियर ऑफ द बीम टेक प्लेस ड्यू टू यील्डिंग ऑफ स्टील। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज मोर देन दैट ऑफ द बैलेंस सेक्शन ऑफ द बीम। जो भी आपका बैलेंस सेक्शन होता है, तो आपने पढ़ा होगा बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो लेस देन होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज मोर देन नहीं होता, लेस देन। ठीक है, मतलब जो एम यू होगा वो एम यू जो आपका होगा क्या होगा, कम होगा या फिर इक्वल टू हो सकता है। पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज मोर देन नहीं होता, वो तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मोर देन हो जाती है। ये बात आपकी गलत है। फेलियर ऑफ द बीम टेक प्लेस टू यील्डिंग ऑफ स्टील। देखो जो फेलियर होता है, अगर हम कहें, एक होता है यील्डिंग, अलग चीज़ है, फेलियर अलग चीज़ है। फेलियर मतलब क्या होगा कि हमारी कोई बीम है वो हमारी बिल्कुल फेल कर गई, तो स्टील की यील्डिंग से नहीं होता है, वो होता है आपकी कंक्रीट। जब कभी आपकी कंक्रीट फेल होगी, जब कभी आपकी कंक्रीट फेल होती है तो उस केस में ही हम कह सकते हैं कि हमारी बीम फेल हो गई। स्टील के यील्ड होने पर आपकी फेलियर नहीं आता है, तो यही बात आपकी गलत है। तो अभी आप समझ सकते हो आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, फॉल्स हैं। अब आगे आपको समझाते हैं स्टेटमेंट के माध्यम से कि कैसे ये बातें गलत हैं, कैसे आपकी सही हैं। आगे देखो, सबसे पहले समझो कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है। अंडर रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन इन व्हिच द स्टील रीचेज यील्ड स्ट्रेन। जो आपकी स्टील की मात्रा होती है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, वो हमारी कम मात्रा में होती है। तो सबसे पहले स्टील जो होगा अपने परमिजिबल स्ट्रेस से पहले, परमिजिबल स्ट्रेस पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो स्टील रीचेज यील्ड स्ट्रेन एट लोड लोअर देन द लोड एट व्हिच कंक्रीट रीचेज फेलियर स्ट्रेन आर कॉल्ड अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। मतलब अगर हम आपसे कहें कि अगर कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन आ रहा है 0.0035 और स्टील में आता है आपका 0.002 प्लस 0.87 या 5/ES, मतलब इसके अंदर जो स्ट्रेन है वो इससे ज़्यादा निकल जाता है, मतलब इससे अधिक हो जाता है। ठीक, तो मतलब स्टील एक ऐसी उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर डक्टाइल फ्लेयर होता है। मतलब कि अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन उसके अंदर डक्टाइल फ्लेयर होगा, मतलब कोई आपने घर बना दिया, जब भी डिफ्लेक्शन होगा, सबसे पहले अगर स्टील के ऊपर अगर आपने अंडर रीइंफोर्स्ड बनाया है, तो सबसे पहले जब अंडर रीइंफोर्स्ड बनाया है तो स्टील जो होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब अपने स्ट्रेन पे पहुंच जाएगी, तो वो उसके अंदर घर के अंदर दिख जाएगा कि हाँ ये डिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपको प्रॉपर समय मिल जाएगा उस घर को छोड़कर बाहर निकलने का।
और अगर कंक्रीट पहले फेल कर गई तो क्या होगा कि ब्रिटल फेलियर होगा, ओवर इनफोर्स सेक्शन होगा। इसीलिए हम लोग जो सेक्शन बनाते हैं वो अंडर इनफोर्स बनाते हैं। आगे बात आपके लिख रखी है कि यील्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीट फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। कंप्लीट फेलियर इज ऑलवेज ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब जो कंप्लीट फेलियर होगा स्ट्रक्चर में वो क्रशिंग ऑफ कंक्रीट वजह से होगा, वेदर इट इज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। सो स्टेटमेंट पहला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में ये साफ साफ बातें कह रखा है कि बात ये कह रखा है कि फेलियर ऑफ द बीम टेक प्लेस यील्डिंग ऑफ स्टील, फेलियर ऑफ द बीम टेक प्लेस ड्यू टू यील्डिंग ऑफ स्टील, यील्डिंग ऑफ स्टील वजह से आपका फेलियर नहीं होता है। दूसरी बात, एवरी, अगली बात आगे समझ लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया इस वजह से। और एवरी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम शुड बी डिजाइन एज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, जितनी भी सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम होती है उनको हम लोग अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करते हैं, बिकॉज सेक्शन गिव इनफ वार्निंग बिफोर फेलियर, मतलब फेलियर से पहले वार्निंग अच्छा खासा देता है। यील्डिंग ऑफ स्टील इन द अंडर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन डज नॉट मीन द स्ट्रक्चर हैज फेल्ड, एज व्हेन स्टील यील्ड excessive deflection and cracking in beam will occur before failure, which give enough time to occupant to escape from the section fail। मतलब आपने अपने घर के अंदर बीम बना दी है अंडर रीइंफोर्स बीम, लोड आपने लगाया और लोड इतना ज़्यादा आ गया तो अगर फेल भी हुई बीम तो ये डिफ्लेक्ट होकर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो अगर और ये डिफ्लेक्ट हो जाए ऐसे हो जाएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्रैक आ रहा है, हमारी बीम फेल हो रही है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा अगर आपके अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है। तो वही बात कर रही है, यील्डिंग होगी पहले, उसके बाद फेलियर तो बाद में आएगा। तो फेलियर का मतलब ये नहीं होगा कि हमारी बीम एकदम से बिल्कुल फेल हो गई। यील्डिंग का मतलब, द फेलियर इन द अंडर reinforced बीम सेक्शन इज ड्यू टू स्टील रीचिंग इट्स फेलियर स्टेन बिफोर द कंक्रीट रीचेज इट्स फेलियर स्टेन। मैं अभी आपको जो ऊपर समझाया हूँ कि स्ट्रेन जो होगा स्टील में पहले पहुँच जाएगा और रीइंफोर्समेंट में बाद में पहुँचेगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिख रखी है, फेलियर इन द अंडर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन इज ड्यू टू स्टील, जो भी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा उसके अंदर जो फेलियर होगा वो स्टील के अपने फेलियर स्टेज में पहुंचने के कारण होगा, ना कि कंक्रीट के होगा। तो स्टील अपने पहले उससे पहुंचेगी, उसके बाद पहुंचेगी कंक्रीट, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इन द कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट, इन द कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंपेयर करना है, इसको समझिए क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था कि इन द कन्वेंशनल इन द प्री स्ट्रेसिंग, मतलब प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट में हमारी बात हो रही है डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट। तो आपको पता है कि डायगोनल टेंशन होता क्यों है, जो हमारी नॉर्मल सी बीम होती है उसके अंदर जो डायगोनल टेंशन आपका होता है इन द प्राइमरी रीजन फॉर द शियर फेलियर की वजह से होता है, क्रैक इन द शियर फेलियर। जो भी डायगोनल टेंशन क्रैक डेवलप होता है वो एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड ब्रेक द बीम, ऑन दिस टाइप ऑफ फेलियर द क्रैक स्टार्ट टू डेवलप ड्यू टू द फ्लेक्सुरल एड मिड स्पैन, मतलब कुछ इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। और डायगोनल टेंशन इज रिड्यूस इन प्री स्ट्रेस बीम, जो भी प्री स्ट्रेस बीम होती है उसके अंदर डायगोनल टेंशन को रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू आरसीसी, मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम होगा और प्री स्ट्रेस्ड बीम होगा तो उसके कंपेयर में आरसीसी के कंपेयर में उसके अंदर आप प्री स्ट्रेस में रिड्यूस हो जाता है। The presence of shear was generally unimportant since the pre-compression in the portion of the beam which was ordinarily in tension either eliminated entirely or materially reduced diagonal tension stress at working। मतलब कह रहा है कि प्री स्ट्रेस के अंदर जो शेयर डेवलप होता है उस शेयर को ही पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया जाता है। इसी वजह से डायगोनल टेंशन के अंदर जो भी आपका डायगोनल जो भी आपकी प्री स्ट्रेसिंग होती है उसके अंदर डायगोनल टेंशन आपका रिड्यूस कर दिया जाता है, डिक्रीज आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा रिड्यूस, आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वाइल डिजाइनिंग ए कंक्रीट मिक्स इफ 5% ऑफ द रिजल्ट आर फॉल बिलो द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब ये बात कर रही है कि जो भी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 5% बिलो द फॉल हो रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन 6 मेगा पास्कल है, टारगेट में स्ट्रेंथ आपको निकालना है M40 ग्रेड के लिए, निकाल दीजिए। FM बराबर FC के प्लस 1.65 सिग्मा, FC कितनी जाएगी आपकी
एफ सी क्या हो जाएगा आपका, M40 है तो 40 हो जाएगा 1.65। सिग्मा की वैल्यू रख दो कितना है 6 मेगा पास्कल, 6×5 = 30, 6×4 = 39, 6×3 = 9, 49.9 समथिंग आएगा, तो इसका हो जाएगा 50 आंसर। ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने आरसीसी के जो इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो आपका चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि आपके लिए अगली क्लास लाने में हमें जल्दी हो। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताया करें क्लास सही है, कैसी है, क्या नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।